नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल S1 कोचिंग सेंटर में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग बायोलॉजी में एक नया टॉपिक को देखने जा रहे हैं, ठीक है। जिसमें आज की वीडियो में हम लोग वर्गीकी, जिसको इंग्लिश में टैक्सोनॉमी बोलते हैं, इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें साइंस का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस टॉपिक से अक्सर क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, ठीक है। इसीलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक देखिएगा, ठीक है। उसके बाद इस टॉपिक से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। क्योंकि मैंने इस वीडियो में जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे उसी को यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वर्गीकी यानी कि टैक्सोनॉमी में सबसे पहला आज हम लोग जो देखेंगे, क्या देखेंगे, तो वर्गीकरण समूह की पदानुक्रमित संरचना, ठीक है, यानी कि द हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन ग्रुप्स, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्या है कि निम्न में से कौन सी जीवधारियों की वर्गीकरण की मूल इकाई है। तो कौन हो जाएगा, जाति हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, वर्गीकरण की मूल इकाई जाति अर्थात स्पीसीज होता है, ठीक है। जाति अर्थात स्पीसीज को उन जीवों के समूह के रूप में परिभाषित किया गया है जिनकी सामान्य विशिष्ट विशेषताएं होती है जो उन्हें दूसरों से अलग करती है। यह वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई भी होती है, ठीक है। वह जान लीजिए कि वंश, जिसको जीनस बोलते हैं, बहुत सी जातियां मिलकर वंश बनाती है। वंश का नाम लैटिन भाषा में होता है, जैसे ब्रेसिका, ठीक है। उसके बाद एक होता है कुल, ठीक है, जिसको इंग्लिश में फैमिली बोलते हैं। तो वंश के समूह को एक कुल में रखा जाता है। कुल में वही वंश आते हैं जो उसके लक्षणों से सही मेल खाते हैं, ठीक है। उसके बाद एक आते हैं गण, जिसको इंग्लिश में ऑर्डर बोलते हैं। तो इसके अंतर्गत एक गण के मुख्य लक्षणों से मिलते हुए कुल पाए जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि वैज्ञानिक वर्गीकरण में वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है। तो क्या हो जाएगा, जाति हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि सजीव जीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई डैश है। तो क्या हो जाएगा, तो जाति हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि जीवों के वर्गीकरण का कौन सा स्तर यानी कि कुल, जिसको इंग्लिश में फैमिली बोलते हैं, और जाति, जिसको इंग्लिश में स्पेसीज बोलते हैं, के बीच आता है। तो कौन आता है, वंश आता है, ठीक है। देखिए, वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय नामकरण कोड द्वारा जीवों के वर्गीकरण की 7 श्रेणियां, जिसको इंग्लिश में रैंक्स बोलते हैं, ठीक है, परिभाषित की गई है। ये श्रेणियां कौन कौन सी हैं, चलिए देख लेते हैं। देखिए, एक है जगत, जिसको इंग्लिश में किंगडम बोलते हैं। उसके बाद है संघ, जिसको इंग्लिश में फाइलम बोलते हैं। उसके बाद दूसरा है वर्ग, जिसको इंग्लिश में क्लास बोलते हैं। उसके बाद है गण, जिसको इंग्लिश में ऑर्डर बोलते हैं। फिर है कुल, जिसको इंग्लिश में फैमिली बोलते हैं। उसके बाद है वंश, जिसको इंग्लिश में जेनस बोलते हैं। और उसके बाद आता है जाति, ठीक है, जिसको स्पेसीज बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो ये कुल 7 जो है वो परिभाषित किया गया है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्या कि निम्न में से लिनियस पदानुक्रम के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, देखिए जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और जाति, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले जगत आएगा, फिर संघ, फिर वर्ग, फिर गण, फिर कुल, फिर वंश और फिर जाति, ठीक है। वर्गीकरण विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले कैरोलस लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में किया था, ठीक है। इसलिए कैरोलस लिनियस को वर्गीका जनक यानी कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। वर्गीकरण की मूल इकाई जाति व सर्वोच्च इकाई जगत होता है। सभी इकाइयों को अवरोही क्रम या फिर पदानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है, जो इस प्रकार है। कौन सा, तो देखिए फिर से जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और फिर जाति, ठीक है। उसका देखिए यहाँ पर वही क्वेश्चन है कि प्राणी वर्गीकरण का पदानुक्रम निम्न में से कौन सा हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा, देखिए संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और प्रजाति, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 5 जगत प्रणाली में वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या होता है। तो क्या होता है, देखिए पोषण होता है, ठीक है। देखिए R.H. विटेकर ने सन 1969 में जीवों को 5 जगत में वर्गीकृत किया था, ठीक है। 5 जगत प्रणाली में वर्गीकरण का मुख्य आधार जो है पोषण होता है। इस पद्धति के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने वाले जगतों के नाम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट एवं एनिमिलिया होता है, ठीक है। कोशिका संरचना का शारीरिक संरचना, पोषण की प्रक्रिया, प्रजनन एवं जाति वृत्ति संवर्धन उनके वर्गीकरण की पद्धति की प्रमुख मानदंड होते थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि वर्गीकरण के विभिन्न पदानुक्रम में किस समूह में अधिकतम समान लक्षण वाले जीवों की संख्या सर्वाधिक है। तो किसी में हो जाएगा, तो जगत यानी कि किंगडम में, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, वर्गीकरण के विभिन्न पदानुक्रम में जगत यानी कि किंगडम समूह में अधिकतम समान लक्षणों वाले जीवों की संख्या सर्वाधिक होती है, ठीक है। टैक्सोनॉमी यानी कि वर्गीकरण में दूसरा जानते हैं क्या, मोनेरा जगत के बारे में, ठीक है, जिसको इंग्लिश में किंगडम मोनेरा बोलते हैं। यहाँ से भी देखिए क्वेश्चन देखने को मिल जाता है एग्जाम में। तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन कि विटेकर के वर्गीकरण के अनुसार डैश समूह में शामिल जीवों में पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं पाया जाता है। तो किसमें नहीं पाया जाता, तो मोनेरा जगत में, ठीक है। वर्ष 1969 में जैव वैज्ञानिक R.H. विटेकर ने समस्त जीव जगत के प्राणियों को 5 जगत मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी तथा एनिमिलिया में विभाजित किया, जिसमें से मोनेरा जगत के प्राणी एक कोशिकीय तथा पूर्व केंद्रीय होते हैं। इनमें प्रमुख कोशिका अनुपस्थित होता है। इसका केंद्रक द्रव संपूर्ण कोशिका द्रव में फैला होता है, अर्थात इसमें केंद्रक कला अनुपस्थित होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कि जीव जगत का 5 वर्गों में वर्गीकरण यानी कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था। तो किसने दिया था, तो विटेकर ने दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कि विटेकर के द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में निम्न में से कौन सा समूह शामिल नहीं है। तो कौन सा नहीं है,
देखिए एनिमिलिया है, फंजाई है, प्रोटिस्टा है, ये प्रोटोजोआ नहीं है, ठीक है, यानी कि आप ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एक बैक्टीरिया अत्यधिक गर्मी, शुष्कता और विषैली रासायनिक वस्तुओं को सहन करने की क्षमता रखता है। इसे यह पता चलता है कि वह संभवतः डैश बना सकता है, क्या बना सकता है, तो एंडोस्पोर्स, ठीक है, यानी कि आप ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एंडोस्पोर्स एक गैर प्रजनन कठोर संरचना जो कुछ बैक्टीरिया में निर्मित होता है। इसमें मुख्य कार्य जीवाणु को प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाना होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन गर्म पानी के कुंडों, गहरों, समुद्र तप्त कंदराओं और अंटार्कटिका की बर्फ जैसे जीवन यापन हेतु अति जटिल निवास स्थान में भी निवास कर सकता है, तो कौन कर सकता है, जीवाणु, ठीक है, यानी कि बैक्टीरिया। देखिए सभी जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। ये सूक्ष्म जीवों में सर्वाधिक संख्या में होते हैं और लगभग सभी स्थानों में पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए आध जीवाणु, ठीक, जिसको हम लोग क्या होते हैं, आर्क बैक्टीरिया। ये विशिष्ट प्रकार के जीवाणु होते हैं। ये जीवाणु अत्यंत कठिन वास स्थानों जैसे कि अत्यंत लवणीय क्षेत्र यानी कि हेलोफाइट्स, गर्म झरने एवं कक्ष क्षेत्र में पाए जाते हैं। आध जीवाणु एवं अन्य जीवाणु की कोशिका भित्ति की संरचना एक दूसरे से भिन्न होती है। यही लक्षण जो है उन्हें प्रतिकूल अवस्थाओं में जीवित रखने के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, तो कौन हो जाएगा, तो राइजोबियम हो जाएगा, ठीक है। राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। यह मुख्यतः दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाता है। राइजोबियम कल्चर से चना, मसूर, उड़द, मूंग, अरहर, मटर, मूंगफली, सोयाबीन, ढेंचा, सनई, सेम एवं अन्य सभी दलहनी फसलों को लाभ होता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि दूध को दही में बदलने के लिए किस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है, तो किस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है, तो देखिए लैक्टोबैसिलस का, ठीक है, यानी कि आपके ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दूध को दही में बदलने के लिए लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है। दही एक दूध उत्पाद है जिसे दूध के जीवाणु के किण्वन के द्वारा बनाया जाता है। यह पोषण की दृष्टि से प्रोटीन, कैल्शियम, राइबोफ्लेविन, विटामिन B6 और विटामिन B12 में समृद्ध होता है, ठीक है। फ्रेंड्स देख सकते हैं कि इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन एग्जामों में पूछे जाते हैं, ठीक है, अलग अलग एग्जामों में, इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक देखते रहिएगा, ठीक है। उसके बाद इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या कि निम्न में से किस समूह में बैक्टीरिया जैसे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका तंत्र, केंद्रीय पटल रहित वाले एक कोशिका जीव समष्टि है, तो कौन हो जाएगा, मोनेरा हो जाएगा, ठीक है। मोनेरा जगत में एक कोशिका जीवों जैसे कि जीवाणुओं तथा नील हरित शैवालों को समष्टि किया जाता है। एक कोशिका जीवों में केंद्रीय पटल रहित प्रोकैरियोटिक कोशिका तंत्र होती है, अर्थात जिनमें अनुवांशिक पदार्थ तो होता है परंतु इसे कोशिका द्रव से अलग रखने हेतु केंद्रक नहीं होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पहला प्रकाश संश्लेषी ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला जीव पृथ्वी पर प्रकट हुआ था, तो कौन सा जीव था, तो साइनोबैक्टीरिया था, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए साइनोबैक्टीरिया जिसे नील हरित शैवाल इंग्लिश में ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, ठीक है, यानी कि शॉर्ट में BGA के नाम से भी जाना जाता है। यह एक पुरातन जीवाणु होता है तथा पृथ्वी पर उपस्थित प्रथम ऑक्सीकारी प्रकाश संश्लेषी जीव होता है। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी पर ऑक्सीजन युक्त वातावरण की उत्पत्ति इन्हीं के कारण हुई है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बैसिली ऐसे जीवाणु है जो डैश होते हैं, तो क्या होते हैं, छड़नुमा होते हैं, ठीक है। देखिए बैसिली ऐसे जीवाणु हैं जो छड़नुमा होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेगा कि यदि किसी जीवाणु में केवल एक सिरे पर फ्लैजेला होता है तो उसे क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाएगा उसे, तो उसे क्या कहा जाएगा, मोनोट्राइकस कहा जाएगा, ठीक है, यानी कि आप ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यदि किसी जीवाणु में केवल एक सिरे पर फ्लैजेला होता है तो उसे मोनोट्राइकस कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या कि एसेरिकिया कोलाई डैश में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, तो मनुष्य की आंत में पाया जाता है, ठीक है। देखिए एसेरिकिया कोलाई मनुष्य की आंत में पाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेगा कि निम्न में से कौन मोनेरा समूह से संबंधित नहीं है, तो कौन नहीं है, देखिए बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया भी है, उसके बाद माइकोप्लाज्मा ये भी है, डाइटम नहीं है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सभी बैक्टीरिया मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। आध बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, वास्तविक बैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्मा तीनों ही मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। मोनेरा में एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक को रखा गया है। डाइटम एक कोशिकीय यूकैरियोटिक प्रोटिस्टा जगत का सदस्य मोनेरा समूह से संबंधित नहीं होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग जानते हैं प्रोटिस्टा जगत के बारे में, ठीक है। इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए क्या है कि इनमें से कौन सा एक कोशिकीय जीव है, तो बताना कि इसमें से कौन एक कोशिकीय जीव है, ठीक है। तो कौन होगा, देखिए पैरामीशियम हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक कोशिकीय जीव केवल एक ही कोशिका से बने होते हैं, जैसे पैरामीशियम हो गया, अमीबा हो गया, यूग्लिना हो गया, ईस्ट हो गया, ये सभी जो है एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि यह एक निश्चित आकृति का एक कोशिकीय जीव होता है जिसमें भोजन ग्रहण करने के लिए एक विशिष्ट स्थान होता है और अपने भोजन को उस स्थान तक ले जाने के लिए रोम जैसी संरचनाएं जिन्हें पक्षमाभिका यानी कि सिलिया कहा जाता है का प्रयोग करता है। इस जीव का नाम बताइए, तो क्या हो जाएगा इस जीव का नाम, देखिए पैरामीशियम हो जाएगा, ठीक है। देखिए पैरामीशियम सूक्ष्म एक कोशिकीय प्रोटोजोआ संघ का प्राणी होता है, यह सिलिया की सहायता से गति करता है, ठीक है। उसके बाद जान लीजिए कि पैरामीशियम तालाब, झील, नदी आदि के स्वच्छ पानी में पाया जाता है। फिर जान लीजिए कि यूग्लिना एक कोशिकीय प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है। इसे जंतुओं और पादपों के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है। इसमें हरित लवक पाया जाता है, ठीक है, किसमें, यूग्लिना में। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेगा कि अमीबा में भोजन का ग्रहण डैश द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, तो शरीर की पूरी त्वचा के द्वारा होता है, ठीक है।
देखिए अमीबा में भोजन ग्रहण शरीर की पूरी त्वचा के द्वारा किया जाता है। अमीबा एक कोशिकीय अनिश्चित आकार का जीव होता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन कोशिकांग अमीबा जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है? तो कौन हो जाएगा? तो संकुचनशील रसधानी हो जाएगा, ठीक है। अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है जो अपने आकार को बदलने की क्षमता रखता है। इसे जगत प्रोटिस्टा के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। अमीबा में उपस्थित संकुचनशील रसधानी कोशिकांग जल की मात्रा बनाए रखता है। अमीबा परासरण, नियंत्रण और उत्सर्जन के लिए भी संकुचनशील रसधानी का ही प्रयोग करता है। रसधानी को ढकने वाली झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि अमीबा जैसे जीवों के मामले में होने वाला अलैंगिक प्रजनन, जिसमें एक जीव के विभाजित होने पर दो जीव उत्पन्न होते हैं, क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाएंगे? बाइनरी विखंडन कहलाएंगे, ठीक है। देखिए अमीबा की खोज 1755 ईस्वी में रोजन हॉफ ने की थी, ठीक है। यह एक कोशिकीय सूक्ष्मदर्शी जल जीव होता है। इसमें समस्त जैविक क्रियाएं एक ही कोशिका में संपन्न होती है। अमीबा जैसे एक कोशिकीय जीवों के मामले में होने वाला अलैंगिक प्रजनन, जिसमें एक जीव के विभाजित होने पर दो अलग अलग जीव उत्पन्न होते हैं, द्विविभाजन यानी कि द्विखंडन या फिर बाइनरी विखंडन कहलाता है। अमीबा प्रोटोजोआ संघ का एक सजीव प्राणी होता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि अमीबा में प्रजनन कैसे होता है? तो कैसे होता है? देखिए द्विखंडन विधि द्वारा होता है, ठीक है। उसके बाद है कि द्विखंडन के द्वारा डैश प्रजनन होता है, किसमें होता है? तो अमीबा में होता है, ठीक है। क्या कि अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है? तो किस प्रकार का होता है? तो बाइनरी विखंडन द्वारा होता है, ठीक है। यानी कि आपका ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं कि अमीबा से रिलेटेड कितना क्वेश्चन अलग अलग एग्जामों में पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सूडोपोडिया, ठीक है, डैश पर मौजूद अंगुली जैसी आकृति वाली संरचना होती है, किसमें होता है? तो अमीबा में होता है, ठीक है। सूडोपोडिया जिसको कुटपाद भी बोलते हैं, अमीबा पर मौजूद अंगुली जैसी आकृति वाली संरचनाएं होती है। अमीबा में कुटपादों यानी कि सूडोपोडिया के द्वारा गमन होता है। अमीबा इन कुटपादों की सहायता से किसी भी दिशा में चल सकते हैं। जब अमीबा में नए कुटपाद बनते हैं तो पुराने कुटपाद समाप्त हो जाते हैं और इनका जीव द्रव नए कुटपादों में आ जाता है, ठीक है। और इस प्रकार अमीबा में गमन कुटपादों के द्वारा होने लगता है। सूडोपोडिया यानी कि कुटपाद मुख्य रूप से एक्टिन तंतु में होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि क्लेमाइडोमोनास इनमें से किस किंगडम यानी कि वर्ग से संबंधित होता है? तो बताया कि क्लेमाइडोमोनास किससे संबंधित हो जाएगा? देखिए किंगडम प्रोटिस्टा से संबंधित है, ठीक है। देखिए किंगडम वर्ग प्रोटिस्टा में मुख्य रूप से एक कोशिकीय जीव एवं यूकेरियोटिक जीव शामिल होते हैं। इस जगत में अलग अलग प्रकार के शैवाल, स्लाइम मोल्ड एवं प्रोटोजोआ आदि आते हैं। इनमें श्वसन अंग के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया कार्यरत रहता है एवं इनके केंद्रक झिल्ली, गोल्जी कोशिका झिल्ली के भीतर गुणसूत्र एवं अंतःप्रद्रवी जालिका आदि सभी अंग पाए जाते हैं। क्लेमाइडोमोनास अमीबा, एंटामीबा, प्लाज्मोडियम, यूग्लिना एवं डाइटम आदि किंगडम प्रोटिस्टा से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि बहुविखंडन के द्वारा डैश एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित होता है, तो किसमें होता है? तो प्लाज्मोडियम में, ठीक है। देखिए बहुविखंडन के द्वारा प्लाज्मोडियम एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित होता है। प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ संघ का प्राणी होता है। बहुविखंडन भी अलैंगिक प्रजनन की एक प्रक्रिया है जिसमें जनक कोशिका कई नए जीवों के निर्माण के लिए विभाजित होती रहती है। यहाँ पे देखिएगा कि निम्न में से कौन सा जीव बहुविखंडन के द्वारा प्रजनन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे बताना कि कौन है जो बहुविखंडन के द्वारा प्रजनन करता है, तो कौन हो जाएगा? प्लाज्मोडियम हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आपका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्या है कि डैश बहुविखंडन के द्वारा प्रजनन करता है, कौन करेगा? तो प्लाज्मोडियम, ठीक है। बाद क्या है कि निम्न में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है, तो कौन हो जाएगा? प्रोटोजोआ हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए प्रोटोजोआ एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव होते हैं जो प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं। ऑर्थोपोडा, इकाइनोडर्मेटा और एनेलिडा बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक होते हैं। ऑर्थोपोडा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ होता है जिसमें कीट भी शामिल होता है। लगभग 2/3 जाति जो है वो पृथ्वी पर ऑर्थोपोडा से ही पाया जाता है, ठीक है। मान लेते हैं कि 2/3 यानी कि पूरे 3 भाग में से 2 भाग जो है वो ऑर्थोपोडा ही पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद संघ एनेलिडा में जलीय, स्थलीय, स्वतंत्र जीव तथा कभी कभी परजीवी भी होते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन आता है? तो केंचुआ आता है, ठीक है। संघ इकाइनोडर्मेटा प्राणियों में कैल्शियम युक्त अंतःकंकाल पाया जाता है, इसीलिए इनका नाम इकाइडोडर्मेटा एवं समुद्रवासी कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेगा कि एक कोशिका की 2 समान संतति कोशिकाओं में विभाजन की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? द्विखंडन कहा जाता है, ठीक है। देखिए एक कोशिका के 2 समान संतति कोशिकाओं में विभाजन की प्रक्रिया को द्विखंडन कहा जाता है। जैसे अमीबा जीव द्विखंडन द्वारा जनन करते हैं, जिनमें द्विखंडन एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन तथा कोशिका विभाजन होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेगा कि आप उस जीव को किस जगत में रखेंगे जो एक कोशिकीय, यूकेरियोटिक या सुकेंद्रिकी और प्रकाश संश्लेषक होते हैं, तो किस में रखेंगे? प्रोटिस्टा में, ठीक है। यानी कि आपका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा कि प्रोटिस्टा जगत के जीव एक कोशिकीय तथा सुकेंद्रीय होते हैं जिनमें समस्त कोशिका भी उपस्थित होते हैं। इस जगत के जीव प्रकाश संश्लेषण, परापोषण तथा अवशोषण के द्वारा अपना भोजन ग्रहण करते हैं। ये लैंगिक तथा अलैंगिक दोनों प्रकार से जनन करते हैं। इस जगत के अंतर्गत क्राइसोफाइटा, डायनोफ्लैजेलिटा, लिम्नोइड तथा प्रोटोजोआ आदि जीव आते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग द्विनाम पद्धति यानी कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। देखिए द्विनाम नाम पद्धति को किसने प्रस्तुत किया था? तो किसने किया था?
कैरोलस लिनियस ने, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, द्विनाम पद्धति जीवों, जंतु व वनस्पति के नामकरण की पद्धति है, जिसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस ने प्रस्तुत किया था। इसके अनुसार किसी जीव के नाम में 2 अंग होते हैं जो जीव के वंश यानी कि जीनस और जाति स्पीसीज को बताते हैं। जैसे एलियम सेपा यानी कि प्याज का नाम है, यहाँ एलियम वंश और सोपा जाति को बताता है, ठीक है। जॉन डाल्टन ने पदार्थ की रचना संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहा जाता है। उसके बाद दिमित्री मेंडली को तत्वों के आवर्त वर्गीकरण तथा क्लाउड लुई बर्बोले को रासायनिक संतुलनों के सिद्धांत प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति किसके द्वारा शुरू की गई थी, तो बताया था अभी कैरोलस लिनियस के द्वारा, ठीक है। देखिए, कैरोलस लिनियस ने 1753 ईस्वी में जीवों की द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया, इसीलिए इन्हें वर्गीकी यानी कि टैक्सोनॉमी का जन्मदाता कहा जाता है। इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बनता है। पहला शब्द वंश नाम तथा दूसरा शब्द जाति नाम कहलाता है। वंश तथा जाति नामों के बाद उस वर्गीकी विधि का नाम लिखा जाता है जिसने सबसे पहले इस जाति को वर्तमान नाम प्रदान किया। उदाहरण के लिए मानव का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, होमो सेपियंस होता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेगा कि इनमें से किस जीव जगत के सभी प्रजातियों की द्विपद नाम पद्धति यानी कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का जनक माना जाता है, तो किसे माना जाता है, कैरोलस लिनियस को, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कि कार्ल लिनियस को किस रूप में जाना जाता है, तो किस रूप में जाना जाएगा, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के रूप में, ठीक है। उसके बाद है कि किसे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के रूप में जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है, कार्ल लिनियस को, ठीक है। उसके बाद कैरोलस लिनियस को किसका जनक माना जाता है, तो किसका जनक माना जाता है, वर्गीकरण विज्ञान का, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या कि किसी टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, तो लिनियस को कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या कि जीव के वैज्ञानिक नामकरण या नामकरण की उस प्रणाली जिसका हम आज उपयोग करते हैं की खोज इनमें से किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी, तो किसके द्वारा की गई थी, कैरोलस लिनियस के द्वारा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या कि सिस्टमा नेचुरी किसके द्वारा लिखी गई थी, तो किसके द्वारा लिखी गई थी, तो कैरोलस लिनियस के द्वारा, ठीक है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बस इतना ही था, ठीक है। इस टॉपिक से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामों में पूछे गए थे मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया है। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा तो उसको लाइक करें और दोस्तों के पास भी शेयर कर दें, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक अगले टॉपिक को लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।